हम जो टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक, बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल। जो कोशिका के जो जैव अणु होते हैं या जो जैव रासायनिक अणु होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नीट के एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो है बहुत अच्छा टॉपिक है और थोड़ा लंबा टॉपिक है। इसको हम जो है बहुत चरणों में पूरा करेंगे, लेकिन आज हम इसके जो है जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में पता करेंगे। मुख्य रूप से कोई भी कोशिका है, कोई भी जीव है, चाहे वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, उसकी कोशिका का जो संगठन होता है वो रासायनिक अणुओं से मिलके बना है। और ये मुख्य जो रसायन होते हैं जो किसी भी कोशिका को निर्मित करने वाले इकाई हैं वो होते हैं कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। क्योंकि जो ये रसायन हैं ये अलग अलग अनुपातों में एक दूसरे से संयुक्त होते हैं और जब अलग अलग अनुपातों में ये संयुक्त होते हैं तो जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, जल का निर्माण करते हैं। और हम जानते हैं हमारा जो ये पूरा शरीर है इसमें जो कोशिकाएं हैं उनमें भी है कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा ही है, खनिज लवण है, जल है, विटामिन हैं तथा अमीनो एसिड्स आदि रसायन हैं और इन्हीं से हमारे शरीर का निर्माण हो रहा है। जो ये जैव रसायन हैं ये जो है जब मिलते हैं तो यौगिकों का निर्माण करते हैं। और आपको बता दें जितने भी जो रासायनिक तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं, ये हमारी मिट्टी में मौजूद होते हैं। चाहे वो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी हमारी जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, तो मिट्टी में यह मौजूद होते हैं। और ये निर्जीव पदार्थ होते हैं, ये कोई सजीव नहीं है बल्कि क्या है, निर्जीव है। आपको ध्यान ये देना है, बहुत सारे बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं, जो हमारी प्राणदायक जो गैस है ऑक्सीजन, ये भी क्या है, निर्जीव है। या जितने भी रासायनिक तत्व है ये निर्जीव है और इन्हीं से मिलके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। सजीवों का चाहे वो प्लांट्स हैं या चाहे वो एनिमल हैं, इनके शरीर का निर्माण इन्हीं रासायनिक तत्वों से मिलकर हुआ है। जो हमारी मृदा है, अगर हम जो है मृदा रासायनिक तत्व हैं, केमिकल एलिमेंट्स हैं और मानव के शरीर में पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं, अगर उनका प्रतिशत देखें, उदाहरण के लिए हमारा जो है जैसे एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है, तो मिट्टी में जो है इसकी जो है अगर 0.14% है तो हमारे शरीर में यह जो है 0.5% होता है। सिर्फ ध्यान ये देना है, मृदा की अपेक्षा हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। एक दूसरा जो है हमारे शरीर में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो भी अधिक होती है। और सबसे मुख्य बात जो कार्बन है, कार्बन भी मृदा की अपेक्षा हमारे शरीर में ज्यादा होता है। एक जो है यहां पर मैंने एक जो है तालिका बनाई है, यहां पे हम देखेंगे जो ये हाइड्रोजन है मिट्टी में इसकी जो प्रतिशत मात्रा है सॉइल में ये 0.14% है। तो हमारे अगर मिट्टी में इसकी 0.14% है तो हमारे शरीर में इसकी मात्रा 0.5% होगी। कार्बन की मात्रा अगर जो है सॉइल में
0.03% है तो हमारे शरीर में 18.5% कार्बन की मात्रा होगी। ऑक्सीजन की मात्रा अगर जो है मिट्टी में 46.6% है तो हमारे जो शरीर है इसमें जो है 65% होगा। नाइट्रोजन की मात्रा ध्यान ये देना है, जबकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, लेकिन जो सोयल होती है इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम होती है और हमारे शरीर में इसकी मात्रा 3.3% होती है। इसके अलावा जो गंधक है या सल्फर है मिट्टी में अगर इसकी मात्रा 0.03% है तो हमारे शरीर में 0.3% होगा। इसी प्रकार जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की मात्रा अगर जो है हमारे सॉइल में 27.7% है, 27.7% है तो हमारे शरीर में जो है सिलिकॉन की मात्रा नील होती है। हमारे शरीर में सिलिकॉन की मात्रा जो है नगण्य होती है। सोडियम में अगर जो है मिट्टी में 2.8 है तो हमारे शरीर में 0.2% होगा। कैल्शियम अगर जो है सॉइल में 3.6% है तो हमारे शरीर में 1.5% होता है। मैग्नीशियम की मात्रा अगर जो है 2.1% है तो हमारे शरीर में 0.1% होगा। तो हम यहाँ पे जो है मिट्टी में जो है विभिन्न एलिमेंटों की मात्रा होगी और हमारे शरीर में जो एलिमेंट की मात्रा है यहाँ पे हमने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया, जिससे हमें यह पता चला कि सॉइल की अपेक्षा हमारे शरीर में कार्बन, ऑक्सीजन अधिक होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन भी जो है अधिक होता है। तो जो है जो मिट्टी में जो है पाए जाने वाले ये रासायनिक तत्व है, यही हमारे शरीर को निर्मित करने वाली जो कोशिका है, कोशिका के निर्माण करने वाले ये बायोमोलिक्यूल्स हैं। क्योंकि यह जो है अलग अलग अनुपातों में जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं और यौगिकों का निर्माण करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कोशिकाओं में विभिन्न जो है रासायनिक तत्व जो है अलग अलग अनुपात में मिलकर जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण कर रहे हैं? तो इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में आप क्या करेंगे, आपने किसी जीवांश को लिया, चाहे आप या उस शरीर का कोई हिस्सा ले ले या प्लांट्स के शरीर का कोई हिस्सा ले ले। हमने ये मटेरियल ले लिया है, तो पहले जो है हम क्या करेंगे, इसको हमने पीसना है और पीसने के बाद इसमें जो है हम पीसते समय इसमें हम जो है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड मिलाएंगे। ध्यान ये देना है, जो मटेरियल हमने लिया है इसमें हमने जो है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड मिलाया। हरीक जो है पिसा हुआ पदार्थ हमें जो है एक लुगदी मिली। इस लुगदी को हम जो है फिल्टर करेंगे। इस लुगदी को हमने क्या किया, फिल्टर किया और फिल्टर करने के बाद हमारे पास महीन अणु प्राप्त हुए। इन महीन अणुओं का हम जब जो है रासायनिक परीक्षण करते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। जब हम इन यौगिकों का अध्ययन करते हैं तो इसमें हमें जो है विभिन्न प्रकार के लघु जैव अणु तथा वृहद जैव अणु, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स एंड मेगा बायोमोलिक्यूल्स प्राप्त होते हैं। जो माइक्रो और मेगा मोलिक्यूल्स है, ध्यान ये देना, इसमें जो हमें जो है ये जैव अणु प्राप्त हुआ है, इसमें जो है मुख्य रूप से जो है अमीनो एसिड होंगे, कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लिसरॉल होगा या जो है मोनोसैकेराइड्स होंगे, आरएनए होगा, डीएनए होगा। ये सभी जैव अणु इसमें पाए जाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि जीवों के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं इनमें विभिन्न प्रकार के जैव अणु होते हैं और यही जैव अणु मिलके
कोशिका का निर्माण कर रहे हैं, कोशिकाएं मिलके ऊतकों का निर्माण कर रही हैं, ऊतक मिलके तो अंग तंत्रों का निर्माण कर रहे हैं और फिर उससे शरीर का निर्माण हो रहा है। यहां पे अगर हम जो है किसी कोशिका का जो है अध्ययन करें और कोशिका को निर्मित करने वाले जितने रसायन हैं उनकी मात्रा अगर हम देखें तो किसी कोशिका में जो सबसे अधिक मात्रा होती है वह जल की होती है। ध्यान आपने ये देना है, हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा जल की होती है, क्योंकि हम जानते हैं जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म में जो है सबसे अधिक मात्रा में जल होता है, जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांगों को सूखने से बचाता है। तो हमारी प्रत्येक कोशिका में लगभग 70 to 90% वाटर होता है, जल होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में 10 to 15% होती है। 10 से लेके 15% भाग हमारे जो कोशिका है उसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में 3%, कोई सेल है हमारी कोशिका है उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 3% होती है। इसके अलावा जो फैट्स हैं, फैट्स की मात्रा हमारी सेल में 2% होती है। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं हमारी सेल में, वो उनकी मात्रा जो है 5 to 7% होती है। और इसके अलावा जो आयन होते हैं वो कोशिका में 1% है, 70 से 90% है। उसके बाद तो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है, फैट्स हैं और उसके बाद आयन है। तो जैव अणु है ये निर्जीव है और ये निर्जीव जैव अणु मिलके ही सजीव की कोशिकाओं का निर्माण कर रहे हैं। और ये सभी जो रसायन है ये हमारी मृदा में पाए जाते हैं। तो जो है कितना वो है कि हमारे मिट्टी में हमारे शरीर को निर्मित करने वाले जो तत्व हैं वो मिट्टी में मौजूद हैं और उसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। अभी जो है जो ये जैव अणु होते हैं, जैव अणु को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक लघु जैव अणु या इसे हम जो है माइक्रो बायो मोलिक्यूल्स कहते हैं। जो लघु जैव अणु ये हैं और ये होते हैं मुख्य रूप से अमीनो एसिड। अमीनो एसिड ध्यान देना, आप जो है इसको बार बार देखेंगे, इस वीडियो को अगर जो है समझ में नहीं आएगा आप इसको नोट भी करेंगे। अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गया, की जो है न्यूक्लियोटाइड्स की जो बेस होते हैं ये जो है माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स हैं, न्यूक्लियोटाइड बेस है, न्यूक्लियोटाइड की जो क्षार होती हैं, ये सभी मिलके हम इनको जो है माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। दूसरा है मेगा बायोमोलिक्यूल्स। दूसरा है मेगा बायोमोलिक्यूल्स, यह बृहद जैव अणु। जो बृहद जैव अणु है जो है लिपिड्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, इसके अलावा प्रोटीन हो गया,
प्रोटीन हो गया, इस पॉलीसेकेराइड हो गया, पॉलीसेकेराइड्स हो गए, इसके अलावा डीएनए हो गया और आरएनए हो गया। हमने जो है जो जैव अणु है इनको हमने दो भागों में बांटा, लघु जैव अणु और बृहद जैव अणु। ध्यान ये देना, जो लघु जैव अणु होते हैं इनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है। का अणुभार 1000 डाल्टन से कम है, उन्हें हम जो है लघु जैव अणु कह रहे हैं। और जिनका अणुभार 8000 डाल्टन तक होता है, इन्हें हम जो है बृहद जैव अणु कहते हैं। बृहद जैव अणु है और इनमें मुख्य रूप से प्रोटीन आता है, पॉलीसेकेराइड्स आते हैं, लिपिड्स आते हैं, डीएनए आता है और आरएनए आता है। और जो लघु जैव अणु है ये जो है अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं और न्यूक्लियोटाइड जो वेस्ट होती हैं वो जो है लघु जैव अणु है। तो इतना क्लियर हो गया। तो ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे अब हम जो है जो बात करेंगे मुख्य रूप से हमारे शरीर में जो प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, वसा होती है, जो खनिज लवण होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन होते हैं, इनके बारे में हम यहाँ पे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और विस्तृत रूप से पढ़ने में सबसे पहले हम जो है बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। ध्यान ये देना है, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र है इसमें जो है मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो ये रासायनिक तत्व हैं ये मिलके ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं और ये अलग अलग अनुपातों में संयुक्त होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, जो रेशो होता है 2:1 होता है, 2:1 होता है। बहुत बार जो है आपको जो है अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है या जो है आप नीट का एग्जाम आप देते हैं तो उसमें जो है इन्हीं छोटी छोटी चीजों को पूछा जाता है। आपको जो है पहले ये छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप जो है बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है जो ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH2O का होल N। ये इसका रासायनिक सूत्र है, लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो कि इस सूत्र पे खरा नहीं उतरते हैं। है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन वो जो है एक अपवाद हैं। वो अपवाद कौन कौन से हैं? जैसे रेहमनोज, एक है रेहमनोज। जो रेहमनोज है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O5, C6H12O5। और दूसरा है डिजिटोक्सोम। जो डिजिटोक्सोम है इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O4। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O4। तो ये दो जो हैं ये दोनों ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि इस सूत्र का, इस फॉर्मूले का पालन नहीं करते हैं। इसके अलावा आपने ध्यान ये देना है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये अधिकांश तो जल में घुलनशील
होते हैं। इसमें भी अपवाद हैं, उसको बाद में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से हम जो है कार्बोहाइड्रेटों को जो है, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया, नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स। पहला है मोनोसेकेराइड, सेकंड है ओलिगोसेकेराइड्स और थर्ड है पॉलीसेकेराइड्स। वो हम जो है कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांट रहे हैं। नंबर 1 हो गया मोनोसेकेराइड्स, दूसरा हो गया ओलिगोसेकेराइड्स, तीसरा हो गया पॉलीसेकेराइड्स। यहां पे जो दूसरा है ओलिगोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डाइसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स होता है टेट्रासेकेराइड्स। तो यहां पे जो है जो ओलिगोसेकेराइड्स है, यह जो है 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 डाइसेकेराइड्स और नंबर 2 टेट्रासेकेराइड। तो यहां पे हम जो है जो कार्बोहाइड्रेट है उसको 3 भागों में बांट रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोसेकेराइड्स की। क्या होते हैं मोनोसेकेराइड, इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, कितने ऑक्सीजन होते हैं, तथा कितने जो है इसमें जो है हाइड्रोजन होते हैं। तो उसकी सबसे पहले हम रासायनिक संरचना देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद तो हम ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड्स के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए हम जो है इतना ही, कल हम जो है मोनोसेकेराइड से शुरू करेंगे। तो आज हमने जो पढ़ा है वो हमने देखा है कि हमारा जो शरीर है, इसका जो निर्माण है, इसकी जो कोशिका है, कोशिका में जो जबकि ये निर्जीव पदार्थ हैं और इनसे हमारे शरीर का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसके अलावा हम ध्यान ये देंगे, अगर हमने जो है हमारे शरीर का कोई हिस्सा या जो है किसी भी जीव का, उदाहरण के लिए हमने जो है कोई लीफ गिरी थी, पत्ती गिरी थी, पत्ती को हमने सुखाया, सुखाने के बाद इसको हमने जलाया, तो जलाने से इसमें जो कार्बन होगा और जो जल है इसकी मात्रा उड़ जाएगी, ये जो है उड़ जाएगा। यानी कि इससे जो कार्बनिक पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ इससे अलग हो जाएगा। मुख्य रूप से अन्य होंगे, अन्य रासायनिक तत्व होंगे, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस होगा, इसके अलावा जो है कैल्शियम होगा, रासायनिक अणु इसमें होंगे। और अगर हम जो है इन रासायनिक अणुओं का परीक्षण करें, इन यौगिकों का परीक्षण करें, तो हमें पता चल जाएगा कि इसको निर्मित करने वाले रासायनिक तत्व कौन से हैं। तो यहाँ पे हमने जो है प्रयोग के द्वारा भी देखा कि किस प्रकार से हम जो है किसी जीवांश को निकाल के उसको जो है एक रसायन के साथ, रासायनिक यौगिक के साथ पीस के उसका फिल्ट्रेशन करके जब हम उसका रासायनिक परीक्षण करते हैं, तब हम उसमें उपस्थित जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि विभिन्न जो रसायन हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि, ये विभिन्न अनुपातों में मिलकर जो है यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। और यही यौगिक बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो कि 2 प्रकार के हैं, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स और मेगा बायोमोलिक्यूल्स। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को जो है फोन से ही पूछ सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और मोनोसेकेराइड से हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।